क्या आप जानते हैं कि साल 2020 में सीबीआई ने कुल 543 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की हैं और इसका फ्रॉड अमाउंट है 67,000 करोड़ से भी ज्यादा। 543 में से 196 एफआईआर ऐसी हैं जो बैंक फ्रॉड से संबंधित हैं। ये मामले साल 2019 के कंपैरिजन में 3 गुना हैं, क्योंकि 2019 में कुल 91 एफआईआर बैंक फ्रॉड से संबंधित दर्ज की गई थी, लेकिन 2020 में इनकी संख्या बढ़कर 196 पहुंच गई हैं। आप ऐसे समझिए कि जितने भी मामले साल 2020 में सीबीआई ने दर्ज किए हैं, उनमें से 36% सिर्फ बैंक फ्रॉड के ही मामले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आज बात होगी बड़े बैंक फ्रॉड्स की। ये खबर लिखी है हमारे सहयोगी अभिनय लक्ष्मण ने, जिन्होंने इन तमाम एफआईआर्स को पढ़ा और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। काफ़ी सारे केसेस ऐसे थे जो बैंक फ्रॉड से रिलेटेड थे, और उससे पहले हम तमाम चीज़ें सुन भी रहे थे। सब लोग जानते भी हैं, विजय माल्या का केस हो या फिर मेहुल चौकसी या फिर नीरव मोदी का केस हो। मेरे ख्याल से आपके जहन में भी ये चीज़ें होंगी, आप इनके बारे में जानकारी लेना चाह रहे होंगे, जिसके बाद आपने तमाम चीज़ों को करेक्ट, उनके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी थी। लेकिन पॉइंट ये है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इनके जैसे बड़े बड़े केसेस में जो छुप जाती हैं वो है कि इतने सारे और छोटे बैंक फ्रॉड केसेस होते हैं जो पब्लिक बैंकिंग सिस्टम पे बहुत दबाव डालती हैं, जिसके वजह से बहुत अमाउंट जस्ट गायब हो जाता है और कोई उसको रिकवरी का कोई प्रोसेस अभी नहीं हो पाता शुरू, क्योंकि बैंक फिर इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करती हैं और वो प्रोसेस एनसीएलटी में जाके बहुत सालों तक अटक जाती हैं। लेकिन पॉइंट है कि स्टार्टिंग जब होती है, फ्रॉड का कंप्लेंट बैंक दर्ज करती है। अभी हम जब सीबीआई ईडी कवर करते हैं तो हम हर सुबह हर रोज देखते हैं कि सीबीआई रेड कर रही है। रेड तो बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ हो जाती है टीवी के लिए, लेकिन बारीकी से आप देखेंगे उसको तो मैक्सिमम रेड हम देखते हैं तो बैंक फ्रॉड केसेस में ही होती है। तो मैंने सोचा कि एक डेटा निकालना, एक डेटाबेस रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर डिफ़ॉल्ट का एक डेटाबेस होता है, अगर आरबीआई हमें डिफ़ॉल्ट का डेटाबेस देती है तो उस डिफ़ॉल्ट में फ्रॉड कितना है उसका भी एक डेटाबेस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये डेटा मैंने कंपाइल करना स्टार्ट किया था 2019 में, और अभी 2020 में अनएक्सपेक्टेडली ट्रिपल हो गया है जो अमाउंट है फ्रॉड का। और सीबीआई अकेली एजेंसी नहीं है जो बैंक फ्रॉड इन्वेस्टिगेट करती है। आरबीआई रेगुलेशन के मुताबिक सीबीआई के पास कंप्लेंट बैंक तभी डालती है जब फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो। अब 1 करोड़ के नीचे जितने भी फ्रॉड है सारे लोकल पुलिस के पास जाते हैं। तो सीबीआई के अलावा भी लोकल पुलिस के पास ढेर सारी बैंक फ्रॉड केसेस पड़ी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी केसेस हैं जो अभी तक कंक्लूजन नहीं पहुंची हैं, लॉजिकल कंक्लूजन। या तो 1 चार्जशीट फाइल हुई है या तो 2 चार्जशीट फाइल हुई है, लेकिन अक्यूज्ड अभी भी बाहर भाग गए हैं। और हाँ, ये सब खबरें टीवी से दूर रहती हैं, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सब खबरें नहीं आती। उसमें सिर्फ 2-3 केसेस थे, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, या फिर आप विजय माल्या का नाम शामिल कर लीजिए उसमें। देखिए क्या बात है कि 14,000 करोड़, 7,000 करोड़, ये सारी अमाउंट्स बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आप अगर छोटी छोटी केस देखें, जैसे मैंने जो डेटा निकाला है 2020 से, 80% जो फ्रॉड अमाउंट है वो सिर्फ 13% अक्यूज ने किया है। मतलब 27 एफआईआर में, 196 में से 27 एफआईआर में 80% फ्रॉड अमाउंट है, करीब 53,000 करोड़ के आसपास। वो सिर्फ 27 एफआईआर में है, और उन 27 एफआईआर में से भी अक्यूज बहुत सारे एफआईआर में कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा पैसा पब्लिक बैंकिंग सिस्टम से जा रहा है वो बहुत एक टॉप 10% के लोगों के वजह से निकल जा रहा है। एंड अभी देखिए इतने सारे और फ्रॉड केसेस जैसे 5 करोड़ के हो गए, 7 करोड़ के हो गए, 15 करोड़ के हो गए। ये सब इंडिविजुअली लेकिन कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप डेटा को साथ में देखेंगे तो वो बिल्डअप होके बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है एक पॉइंट के बाद। अच्छा, इस तरह के केसेस में हम देखते हैं कि कई सारे एक्यूज बाहर चले जाते हैं, इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे हमने अभी नाम लिए उन एक्यूज के। इस तरह के केसेस में अब तक कितने एक्यूज हम देख चुके हैं बाहर, जो एफआईआर दर्ज हुई है सीबीआई ने जो दर्ज की हैं? देखिए रिसेंटली लास्ट जो डेटा निकला था राज्यसभा में, उसमें करीब 51 ऐसे अक्यूज हैं जिनका एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट पेंडिंग है सिर्फ बैंक फ्रॉड केसेस में। अब प्रॉब्लम ये है कि भागते क्यों हैं? कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें मदद मिलती है भागने को, और कुछ लोग कहते हैं कि बैंक्स की भी फॉल्ट है इसमें। क्योंकि देखिए जब फ्रॉड डिस्कवर होता है, एक दिन का फ्रॉड नहीं होता है ये। एक कंपनी लोन लेती है बैंक से लोन लेने के बाद एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। बैंक कहती है कि अच्छा आपका बिजनेस प्रपोजल है तो हम आपको ट्रस्ट करेंगे और हम आपको लोन देते रहेंगे। लेकिन लोन देते देते लोन का भार बढ़ जाता है कंपनी पे, बिजनेस प्रॉफिट नहीं कर पाती है,
एज अ रिजल्ट वो एक और लोन लेते हैं अपनी दूसरी लोन पे ऑफ करने के लिए। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि लोन पे लोन लेने के बाद बैंक भी ट्रस्ट करने लगता है, और जब डिफॉल्ट होता है फाइनली, अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है, बैंक फ्रॉड कंप्लेंट इमीडिएटली फाइल नहीं करता, क्योंकि बैंक का प्रोसीजर है कि उन्हें ऑडिट करना पड़ेगा, फॉरेंसिक ऑडिट करना पड़ेगा, और ऑडिट करने के बाद उन्हें फ्रॉड पता चलेगा, फिर कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। अब अनदर प्रॉब्लम ये है कि जब बैंक फ्रॉड डिस्कवर करती है, उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट कंप्लेंट फाइल करना नहीं होता है। ये क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे रिकवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अब पैसे रिकवर करने के चक्कर में वो जब फ्रॉड कंप्लेंट डिले करते हैं, अक्यूज्ड को बहुत एक बड़ा विंडो मिल जाता है भागने का, क्योंकि बैंक के पास कोई इन्वेस्टिगेटिव पावर्स नहीं है, एनफोर्समेंट पावर्स नहीं है। बैंक सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट कर सकती है और पता कर सकती है कि यहाँ से यहाँ पैसा गया है, लेकिन वो इंटेंशनली गया है, कॉन्स्पिरेसी के साथ गया है, या किसके कॉन्स्पिरेसी के साथ गया है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पता करना पड़ेगा। जैसे 2020 में रामदेव इंटरनेशनल करके कंपनी थी पंजाब से जी, अब उनकी 400 करोड़ के आसपास की फ्रॉड थी। अब 400 करोड़ की फ्रॉड एसबीआई ने जब डिस्कवर की थी, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट उनके पास आया था, लेकिन 4 साल उन्होंने बिता दिया रिकवरी में और उनके एसेट्स सीज करने में। एसेट्स ज़्यादा थे नहीं, एसेट्स सारे बेच दिए उन्होंने, अब रिकवर ना कर पाए। 4 साल बाद जब उन्हें रियलाइज हुआ कि अक्यूज कंट्री छोड़ के भाग गए, तब उन्होंने सीबीआई को कंप्लेंट फाइल की। अब सीबीआई उस पॉइंट पे बस एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकता है। अब वहां से एमईए जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अभी आपने देखा कि विजय माल्या जैसे हाई प्रोफाइल अक्यूज को भी एक्स्ट्राडाइट करने में इतना डिफिकल्टी होता है, प्रोसेस अटक गया है। नीरव मोदी का भी एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट पेंडिंग है, तो अभी इट बिकम्स ऑल द मोर डिफिकल्ट। आप इतने सारे अक्यूज को जब एक्स्ट्राडाइट करना चाहते हैं, और कुछ केसेस में जैसे जतिन मेहता है विल्सम डायमंड्स के, वो सेंट किट्स एंड नेविस करके एक कंट्री में है, जिसका कोई एक्स्ट्रेडिशन एग्रीमेंट है ही नहीं इंडिया के साथ। तो ये बहुत डिफिकल्ट एक प्रोसेस हो जाता है, और पूरा सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी हो जाता है इस पॉइंट पे। शांतनु सेन जो कि सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहे, काफी बड़े बड़े केसेस उन्होंने भी वर्कआउट किए, वो क्या कुछ कहते हैं एक्स्ट्रेडिशन के बारे में या फिर प्रत्यर्पण के बारे में, ये आप सुन लीजिए कि कितना आसान होता है या फिर कितना मुश्किल होता है प्रत्यर्पण के जरिए किसी भी आरोपी को किसी देश से अपने देश में लेकर के आना। मैं खुद अमेरिका में जनरल वैद्या के एक्यूज, जनरल वैद्या बैंक रॉबरी और उदयपुर में पुलिस महानिदेशक का मर्डर के केस में लोगों को पकड़ने के लिए अरेस्ट करवा के एक्स्ट्रेडिशन में एक बड़ी टीम गई थी और सक्सेसफुली एक्स्ट्रेडिशन करा के लाए थे। कभी कभी सक्सेसफुल भी नहीं होते। कोर्ट कह सकती है कि एक्स्ट्रेडिशन हो जाए, पर लास्ट विश गवर्नमेंट की होती है। ये एक ऐसी लॉ है जहाँ पर कोर्ट की आदेश गवर्नमेंट कह सकती है हम नहीं मानते। गवर्नमेंट कह सकती है कि कोर्ट ने तो आदेश दे दिए हैं, पर हम उचित नहीं समझते हैं जिसको ट्रायल के लिए भेजा जाए। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, या जेल ठीक नहीं हो, या हम किसी कारण समझते हैं। जैसे एक केस में एक हमारे जज एडवोकेट जनरल थे जिन्होंने बहुत पैसा गवर्न करके अमेरिका चले गए थे। अमेरिका में सक्सेसफुली सीबीआई ने ट्रायल किया और सारे कोर्ट के जीतते हुए मामला गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के पास पहुंच गया फॉर फाइनल ऑर्डर्स। वहाँ पर उसने ये पक्ष रखा जब मैं जू हूँ और एज ए जू मुझे वहाँ पर फेयर ट्रायल नहीं मिलेगी, मुझे इज़राइल भेज दिया जाए। तो उसे इज़राइल भेज दिया गया और हमें नहीं मिला। तो ऐसे करीब करीब काफ़ी केसेस इंग्लैंड अमेरिका में हुए हैं जहाँ पर हम सक्सेसफुली ला सकते हैं। अभी इंग्लैंड में 5-6 केसेस पड़े हुए हैं, उनमें से एक केस ही में हम ला सके हैं जहाँ पर एक्यूज आफ्टर हियरिंग कह दिया हाँ मैं तैयार हो जाने के लिए। और बाकी केसेस में जैसे गुलशन जो फेमस सिंगर है, उसके मर्डर के केस के जो एक्यूज है अभी भी एक्स्ट्रेडिट नहीं हुआ। और भी लोग पड़े हैं, ललित मोदी, विजय माल्या का तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, पर हमें अब भी हम श्योर नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन राजी होगी कि एक्सटेंशन करने के लिए, हालांकि हम दूसरे कोर्टों में जीत चुके हैं।
अच्छा, कई हमने बहुत सारे केसेस देखे बड़े बड़े घराने जिसमें इन्वॉल्व रहे हैं। रिलायंस की हम बात करें तो अनिल अंबानी का नाम है काफ़ी, एसबीआई और आई गेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी, रिलायंस के केस में जो हो रहा है, जहाँ तक हमें पता है, सीबीआई कंप्लेंट पे बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि रिलायंस ने कोर्ट ऑर्डर चैलेंज किया हुआ है। अब बेसिकली आरबीआई के रेगुलेशंस के मुताबिक अगर कोई फ्रॉड डिटेक्ट होता है, बैंक्स फ्रॉड डिटेक्ट करते हैं, तो डिटेक्ट करने के 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी सीबीआई के साथ, प्रोवाइडेड अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो। अब बैंक्स ने कंप्लेंट फाइल कर दिया है, लेकिन रिलायंस ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है कि ये आरबीआई का रेगुलेशन ही गलत है, क्योंकि उनका मानना है कि उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर बैंक्स हमारे अकाउंट्स, हमारे कंपनी को फ्रॉड डिक्लेयर करती हैं हमसे बिना बात किए, हमारा एक्सप्लेनेशन बिना पूछे, तो वो नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के खिलाफ चला जाता है। तो बैंक्स ऐसे हमें डिक्लेयर नहीं कर सकती है, तो आरबीआई का सर्कुलर ही चैलेंज कर दिया है रिलायंस ने। तो मोस्ट लाइकली जहां तक हमें पता है, सीबीआई इस दिल्ली हाईकोर्ट मामले के रिजॉल्व होने का वेट कर रही है, ताकि सीबीआई अपने लीगल साइड से क्लियर हो पाए कि हम एफआईआर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मुझे बताइए, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कब तक आ जाएंगे नीरव मोदी वगैरह जो विदेश से भागे हुए हैं, क्योंकि लोग ये मान के बैठे हैं कि सरकार उनको वापस लाने के लिए कोशिश कर रही है। प्रत्यर्पण जो संधि होती है, प्रत्यर्पण की एक्सट्रेडिशन जिसे कहते हैं, उसको लेकर के दूसरे देशों से लगातार संपर्क में। और विजय माल्या के केस में तो ट्रायल भी चल रहा है लंदन की कोर्ट में। नहीं, वो नीरव मोदी के केस में है। हाँ, और विजय माल्या, देखिए, एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट, दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि अभी वहां की कोर्ट प्रोसीजर में इतना अटक गया है मामला। विजय माल्या तो ऑलरेडी हैज एग्जॉस्टेड उनका जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उस कंट्री में, उन्होंने एग्जॉस्ट कर दिया है। अब वो और कोई कोर्ट जा नहीं पाएंगे। द ओनली थिंग दैट इज पेंडिंग इज वहां पे विजय माल्या की एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट वहां के होम ऑफिस में अटक गई है। हमें नहीं पता कि वहां होम ऑफिस में क्या हो रहा है, ना ही हमें सीबीआई बताती है और ना ही हमें सरकार बताती है। तो सरकार कहती है कि हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उधर कि होम ऑफिस, लंदन के होम ऑफिस में वो मामला पड़ा हुआ है फाइल, और हमें पता नहीं वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है वहां से। नीरव मोदी के मामले में भी सेम है, वहां पे भी थोड़े और उसके पास लीगल ऑप्शंस बचे हुए हैं, वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन बहुत कम बची हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अल्टीमेटली वहां के गवर्नमेंट ने ही अप्रूव करना है एक्सट्रेडिट करेंगे कि नहीं, क्योंकि उनके प्रोटेक्शन में है, उनके जुरिस्डिक्शन में है। तो यूजुअली फाइल जब तक होम ऑफिस जाती है सब स्मूथ जाता है, क्योंकि कोर्ट्स ने भी मना कर दिया है कि हमारे पास इनफ एविडेंस है इनको अक्यूज करने का, तो आप इनको एक्सट्रेडिट नहीं करने का कोई कारण नहीं है। तो अब सरकार के हाथ में है, वहां की सरकार के हाथ में है कि वो कितना जल्दी एक्सट्रेडिट कर सकते हैं। जहां तक इंडियन गवर्नमेंट की बात है, इन्होंने एविडेंस दिया है, वहां के कोर्ट्स को कन्विंस किया है कि ये अक्यूज्ड हैं, हमारे पास एविडेंस है इनको अरेस्ट करने के लिए, तो हमें इन्हें प्रोड्यूस करना जरूरी है। तो अब वहां की होम ऑफिस डिसाइड करेगी कि क्या करना है। मतलब अभी भी कई सालों का समय लगेगा। ऐसे 2020 में थोड़ा स्केयर आ गया था कि विजय माल्या को एक दिन एक्स्ट्राडाइट करेंगे, तो हम सभी काफी एक्साइटेड होके फ्लाइट्स चेक कर रहे थे। तब लॉकडाउन चल रहा था, तो हमें पता था कि फ्लाइट्स बहुत कम चल रही हैं, तो हम इमीडिएटली फ्लाइट रेडार पे जाके खोजने लगे कोई एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन से तो नहीं आ रही है कल सुबह। लेकिन ये खबर भी गलत थी और हम भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लगता है, बट अभी बाजी लंदन के गवर्नमेंट के हाथ में है। सीबीआई के अलावा एंटी करप्शन एजेंसी ने भी साल 2017 से लेकर 2020 के बीच कई मामले दर्ज किए हैं, जिनकी जांच अभी भी चल रही है। 2019 की अगर हम बात करें तो सीबीआई ने कुल 91 मामले दर्ज किए थे बैंक फ्रॉड से संबंधित, जिनका कुल फ्रॉड था करीब 20,000 करोड़ रुपए। 2020 के डेटा के मुताबिक 2019 में डिफॉल्टर्स की संख्या काफी कम थी, करीब 13% के आसपास। और 2020 में जो मामले दर्ज किए गए हैं, इनकी अगर हम बात करें तो 53,000 करोड़ का जो अमाउंट है, फ्रॉड वाला जो अमाउंट है, वो सिर्फ 27 एफआईआर के अंदर ही सिमट जाता है। यानी कि अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कुल फ्रॉड तो जो एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है उसका कुल फ्रॉड 67,000 करोड़ का है, उसमें से 53,000 करोड़ सिर्फ 27 एफआईआर के अंदर ही हैं। और ये जो हर एफआईआर की अगर हम बात कर रहे हैं 27 एफआईआर में, इसमें हर एफआईआर के अंदर 500 करोड़ का घोटाला है। और कई सारी एफआईआर ऐसी हैं जिनमें एक ही कंपनी या फिर एक ही शख्स का नाम दर्ज है। इसके अलावा 47 एफआईआर ऐसी हैं जिनमें 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ के मामले दर्ज हैं। कुल अमाउंट होता है 9,400 करोड़। साथ ही साथ 122 एफआईआर ऐसी हैं जिनमें 100 करोड़ से नीचे के मामले दर्ज हैं। हमारी एनालिसिस कहती है कि इस वक्त कम से कम सीबीआई का 58% भाग कम से कम किसी एक बैंक फ्रॉड केस की जांच कर रहा है। वहीं अगर हम ओवरऑल बात करें तो 67 ब्रांचेस हैं टोटल सीबीआई की,
जिसमें से 39 ब्रांच ऐसी हैं जो कम से कम एक या फिर उससे ज्यादा बैंक फ्रॉड केस की जांच में लगी हुई हैं। इसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीबीआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसी तरीके के बैंक फ्रॉड केसेस की जांच में लगा हुआ है, जबकि देश में और भी कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनकी जांच सीबीआई के पास पहले से ही है, उनकी जांच भी लगातार चल रही है। पिछले साल ऐसे ही कुछ बड़े मामले सामने आए थे जिनमें यस बैंक का नाम आपने सुना होगा, आरके डेवलपर्स ने जो फ्रॉड किया था उसके बारे में भी आपने सुना होगा, या फिर अगर हम अवंता ग्रुप की बात करें तो उनके फ्रॉड्स के बारे में भी आपने सुना ही होगा। सिर्फ सुराना ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ ही करीब 4,500 करोड़ की 2 एफआईआर दर्ज हैं। ऐसे ही टीडीपी के नेता रावपति सांबशिवा के खिलाफ भी 800 करोड़ का एक फ्रॉड दर्ज है। अब कुछ और कंपनियों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनके खिलाफ बैंक फ्रॉड की एफआईआर दर्ज है। वीडियोकॉन 1,730 करोड़, यस बैंक 750 करोड़, अवंता ग्रुप 1,565 करोड़, रोटोमैक 806 करोड़, मॉजर बेयर सोलर 787 करोड़, यूनिटेक लिमिटेड 1,805 करोड़, अमीरा प्योर फूड्स ग्रुप लिमिटेड 1,200 करोड़, क्वालिटी डेयरी फार्म लिमिटेड 1,400 करोड़, हैनन टॉयज 2,040 करोड़। तो ये सारे वो केसेस हैं जिनकी जांच सीबीआई कर रही है, और ये सारे वो केसेस थे जो बैंक फ्रॉड के केस हैं। ये हाल तब है जब सीबीआई के पास पहले से ही बहुत ज्यादा काम है, एक बिजी एजेंसी है। ये पहले से ही सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्नाव रेप केस की जांच भी उन्हीं के पास है। इसके अलावा हाथरस गैंगरेप केस की जांच भी सीबीआई कर रही है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो सीबीआई के ऑफिशियल्स हैं वो इस समय कितने ज्यादा बिजी हैं इन तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन में। अब आप समझिए कि एनपीए क्या होता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब बैंक कभी किसी शख्स को लोन देती है तो वो दिया गया लोन उस बैंक के लिए एक एसेट से कम नहीं होता, क्योंकि हर महीने उसको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसी के चलते जो बैंक होती है वो उसे एसेट की श्रेणी में रखती है। लेकिन अगर आप ईएमआई चुकाने में 90 दिन से ज्यादा लेट हो गए हैं, 90 दिन से ज्यादा का समय आपको लग गया है, तो फिर आपका वो लोन एनपीए की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। और ऐसे में फिर उसके बाद उस लोन को सेटल करने के लिए बैंक आपसे लगातार संपर्क करेगी। मार्च 2018 में ये जो एनपीए है हमारे देश के ऊपर 10,36,000 करोड़ तक पहुंच गया था, और उस समय भी ऐसा कहा जा रहा था कि सिचुएशन लगातार खराब है, सरकार पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में सितंबर 2020 के अंदर अचानक से सरकार ने यह बात कही कि ये जो एनपीए है वो 8 लाख करोड़ कम हो गया है, यानी कि 2,36,000 करोड़ पहुंच गया है। मार्च 2018 में था 10,36,000 करोड़, 2020 सितंबर के महीने में ये हो गया 2,36,000 करोड़, यानी कि 8 लाख करोड़ कम हो गया एनपीए। ये सरकार ने कही थी बात, 8 लाख करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया गया है यहां पर, तभी ये एनपीए कम होकर के 10 लाख करोड़ से कम होकर के 2,36,000 करोड़ पहुंच गया। तो ऐसे में इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं कि एनपीए क्या होता है। अगर किसी बैंक के ऊपर एनपीए ज्यादा होगा तो आप समझ जाइएगा कि उस बैंक की हालत उतनी ज्यादा ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो यहां पर आपको हमने बैंक फ्रॉड्स के बारे में तमाम चीजें बताई। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हम फिर एक बार हाजिर होंगे।